नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज़ादी के बाद से आज तक भारत ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। गुलामी के दिनों में देश के नागरिक सभी बुनियादी हकों से वंचित थे, हर तरह के जुल्म और सितम सहने को मजबूर थे। लेकिन आज़ादी के बाद एक नया सवेरा हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर संसद का गठन हुआ, यानी लोकसभा और राज्यसभा का। आज़ादी के बाद से देश के हर नागरिक की नजरें उनके लिए कानून बनाने और उसे लागू करने के लिए संसद पर टिक गई। 1952 में अपने गठन के बाद से राज्यसभा ने देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने और लोगों को उनके हक दिलाने में लगातार महती भूमिका अदा की है। राज्यसभा न केवल लोकतंत्र की बुनियाद को लगातार मजबूत करता रहा है, बल्कि जन कल्याणकारी और देश के हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने में बेहद कारगर भूमिका भी निभाता रहा है, जिसने साबित कर दिया कि क्यों इस सदन को बड़ों का सदन कहा जाता है। भारत की संसद का यह सत्र काफी खास है। 18 नवंबर को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 250वें सत्र की शुरुआत हुई है, जो कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस अवसर पर सभापति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को बधाई दी है। तो आज विशेष में हम बात करेंगे राज्यसभा के 250वें सत्र की, जानेंगे राज्यसभा के अब तक के सफर की उपलब्धियों को, साथ ही साथ जानेंगे इसके गठन और संरचना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और देश में कानून निर्माण में उच्च सदन की विशेष भूमिका होती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 67 साल के इतिहास में इस सदन ने भारतीय लोकतंत्र को बेहतर और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र राज्यसभा का 250वां सत्र है। ऐतिहासिक 250वें सत्र को खास बनाने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू हो गया। यह सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद ही खास है। यह सत्र राज्यसभा का 250वां सत्र है। राज्यसभा के अब तक के शानदार सफर को ध्यान में रखते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू की पहल पर 250वें सत्र को विशेष तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया। ऐतिहासिक 250वें सत्र को लेकर शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारतीय शासन में राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा, इस विषय पर उच्च सदन में विशेष चर्चा हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा के 250वें सत्र का हिस्सा होना एक बड़ी बात है। इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए 10 सुझाव भी दिए, जिन पर सदन के सदस्य विचार करें। उनका कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा के लिए ज्यादा समय उपलब्ध हो। जरूरत के हिसाब से सदन के नियमों में बदलाव किया जाए। विधायी प्रस्तावों और जनता के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए सदस्यों के पास पर्याप्त तरीके उपलब्ध हों। प्रक्रियाओं का सदन में पालन किया जाए। सदन में किसी भी विषय पर बहस के दौरान सदस्यों की न्याय संगत और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो। सही पृष्ठभूमि वाले सदस्य और बहस की गुणवत्ता को बेहतर बनाने वाले सदस्य चुनकर आएं। सदन के सुचारू संचालन के लिए सदस्य आत्म अनुशासन को सुनिश्चित करें। सदस्यों को बहस में बेहतर योगदान के लिए जरूरी आधारभूत समर्थन मिलना चाहिए। कार्यवाही के दौरान सदन में और विभाग संबंधी स्थायी समितियों और दूसरे समितियों की बैठक में सदस्यों की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित हो। सदस्यों के कामकाज में सुधार और सदन की कार्यवाही को ज्यादा जीवंत बनाने के लिए तकनीक को अपनाया जाए। As you all discussed the need to improve the functioning of this august house, I suggest some issues for your consideration in future. Adequacy of the number of sittings in the context of the house, meeting for about 60 to 70 days in a year now, keeping in view the nature and volume of registrations and time available for discussing issues of public importance. Number 2, adequacy of the present rules of business of the House and changes required, if any. Number 3,
adequacy and effectiveness of various instruments presently available for the members to present their views on legislative proposals and raising issues of public concern. Number 4, adequacy and effectiveness of the present procedure currently being followed in the House. Number 5, norms to be followed for enabling equitable and wider participation of members in the debates. Number 6, ensuring that the members with the right background and abilities to enrich debates are sent to this House. Number 7, ensuring self-discipline on the part of the members to ensure compliance with the rules of the business for orderly functioning of the House. Number 8, requirement of infrastructure support to the members to enable informed contribution to the debates in the House. Number 9, ensuring adequate presence of members in the House all through the proceedings and in the meetings of the department-related standing committee and other committees of the House. Number 10, technology adoption for improving the functioning of the members and for more lively conduct of the proceedings of the House. राज्यसभा के 250वें सत्र को बेहद खास बनाने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान और भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को राज्यसभा के 250वें सत्र का उत्सव मनाया जाएगा। 26 नवंबर को संविधान स्वीकार किए जाने के 70 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया गया है। संविधान दिवस का ये कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया है। राज्यसभा सांसदों, पूर्व सांसदों और संवैधानिक जानकारों के लेखों को समाहित करके एक विशेषांक भी तैयार किया गया है, जिसे सभापति एम वेंकैया नायडू 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर जारी करेंगे। किसी भी संस्था की लाइफ में जब इस तरह के माइलस्टोन आते हैं तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन किया जाए कि हमने अब तक क्या किया, उसमें क्या अच्छे काम किए, कहाँ कहाँ हमारे काम करने में कमियां रह गई और उन कमियों को या जो अच्छे काम किए हैं उनको डिस्कस करके जनता के सामने लाया जाए और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करके आगे के लिए उसकी वर्किंग को और बेहतर बनाया जाए, ताकि जिस ऑब्जेक्टिव से वो संस्था क्रिएट की गई है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। राज्यसभा के 250वें सत्र के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 250 रुपए का स्मृति सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाने का कार्यक्रम भी है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है, ऐसे में 250वें सत्र का महत्व और खास हो जाता है। जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें 1952 से लेकर के आज तक की जो राज्यसभा की कार्रवाई है उसके बारे में हमें डिटेल मिलती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस पर एक विशेष सिल्वर कॉइन भी 250 रुपये का निकाला जा रहा है और एक विशेष स्टैम्प भी जो है 5 रुपये की वो भी रिलीज़ की गई है, जो पब्लिक यूज़ करेगी और ये आगे के लिए एक मेमोरी रहेगी, एक याद बन के रहेगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के 250वें सत्र की पूर्व संध्या पर 17 नवंबर को आयोजित सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा 1952 के बाद की यात्रा इस शीर्षक के एक प्रकाशन का विमोचन किया। राज्यसभा द जर्नी सिंस 1952 नामक प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने खुशी जताई। राज्यसभा के 67 साल के इतिहास पर आधारित प्रकाशन राज्यसभा 1952 के बाद की यात्रा में उच्च सदन से जुड़े रोचक पहलुओं का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। 118 पृष्ठ वाली इस पुस्तक के 29 अध्याय में राज्यसभा के 67 साल के अतीत से जुड़ी अहम घटनाओं, रोचक तथ्यों और आंकड़ों को समाहित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर विशेष चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का उच्च सदन देश की विविधता और संघीय ढांचे को दर्शाता है। राज्यसभा के 250वें सत्र को लेकर राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के विकास में उच्च सदन के योगदान और महत्व के बारे में बताया। इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं।
इतिहास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है, और ज़रूरत पड़ने पर उस इतिहास को मोड़ने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया वो बधाई के पात्र हैं। वे हमारी विचार यात्रा का प्रतिबिंब है, भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है, और वैश्विक परिवेश में भारत किस प्रकार से नई नई बातों को लीड करने का सामर्थ्य रखता है उसका उसमें प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय व्यवस्था में राज्यों के हितों का ध्यान रखने में उच्च सदन की अहम भूमिका है। बहुत ही नीतियां केंद्र सरकार बनाती है, उस नीतियों में राज्यों की अपेक्षाएं, राज्यों की स्थिति, राज्यों का अनुभव, राज्यों की रोजमर्रा की दिक्कतें, उन बातों को सरकार की नीति निर्धारण में बहुत ही सटीक तरीके से कोई ला सकता है तो ये सदन ला सकता है। कि राज्यसभा सेकंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस कभी भी नहीं है, और भारत के विकास के लिए इसे सपोर्टिव हाउस बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यसभा ने हमेशा ही देश हित को सबसे ऊपर रखा है। इसी के चलते पिछले 5 सालों में सदन से 3 तलाक पर रोक, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, जीएसटी और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे विधेयक पारित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर राज्यों के हितों के बीच संतुलन में राज्यसभा की अहम जिम्मेदारी है। कि भारत फेडरल स्ट्रक्चर है, विविधताओं से भरा हुआ है, तब ये भी अनिवार्य शर्त है कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ओझल नहीं होना है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण को हमने हमेशा ही केंद्रवर्ती रखना ही होगा, लेकिन हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ क्षेत्रीय जो हित है इसका संतुलन भी बहुत सटीक तरीके से बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के हम उस भाव को उस संतुलन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे, और ये काम सबसे अच्छे ढंग से कहीं हो सकता है तो इस सदन में हो सकता है, यहाँ के माननीय सदस्यों के द्वारा हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि वो काम करने में हम निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने के लिए बीजेडी और एनसीपी समेत कई दलों का गतिरोध के दौरान वेल में नहीं जाने के खुद से लिए फैसले की तारीफ की, और सभापति को सदन की ओर से कार्यवाही में सहयोग का भरोसा दिलाया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। भारतीय संसद का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का 250वां सत्र शुरू हो गया है। इस ऐतिहासिक सदन का 67 सालों का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। इस दौरान इस पवित्र सदन ने कई कीर्तिमान स्थापित किए जो भारतीय संसदीय इतिहास में नजीर बने। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा के अब तक के सफरनामे पर। भारत की संसद 18 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक मौके की गवाह बनी। 18 नवंबर को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 250वें सत्र की शुरुआत हुई। अपने 67 सालों के इतिहास में राज्यसभा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए जो भारत के संसदीय इतिहास में एक नजीर बने। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को शुभकामनाएं दी। सभापति ने राज्यसभा के गठन के बारे में बताते हुए कहा कि पिछले 67 सालों में इस सदन ने देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। All of us have the honor of being associated with and part of historic 250th session of this August House. I compliment all of you for this rare and unique opportunity worth cherishing for a long time. Rajya Sabha came into being after extensive deliberations by the Constituent Assembly over the need for a second chamber of Parliament.
Some opposed it and others supported it, and in the process of that debate, the role and mandate of this august House was well defined. This House held its first sitting on May 13, 1952. During the last 67 years, Rajya Sabha has played out its role in the socio-economic transformation of the country. Rajya Sabha, with its unique role and position in our parliamentary scheme of things, made its contribution to making of India today. 1952 में जब से राज्यसभा की शुरुआत हुई, तब से अब तक यानी 249वें सत्र तक इसमें कुल 5,466 बैठक हुई और 3,817 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा द्वारा पास किए गए बिल में से 60 बिल ऐसे हैं जो लोकसभा से पास नहीं हो सके और इस कारण निष्प्रभावी हो गए। वहीं राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित 5 बिलों को अब तक खारिज किया है, जबकि 120 विधेयकों को संशोधन के बाद पारित किया गया। राज्यसभा में अब तक 944 बिल पेश किए गए। Since 1952, during the last 249 sessions, this August House held 5,466 sittings and passed as many as 3,817 bills. These include several pioneering and far-reaching legislations that rewrote the socio-economic landscape of our country. उच्च सदन से पारित होने वाला पहला विधेयक द इंडियन टैरिफ, दूसरा संशोधन विधेयक 1952 था, जबकि सामाजिक सुधार से जुड़ा पहला कानून विशेष विवाह विधेयक 1952 था, जिसमें वैवाहिक अधिकारों का दायरा व्यापक बनाया गया। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक इस दौरान राज्यसभा में पेश हुए और पारित किए गए। From passing the Hindu Marriage and Divorce Bill in 1952 to the Muslim Women Protection of Rights and Marriage Bill in 2019, from the imposition of additional excise duty on dhotis to introduction of the transformative goods and service tax in 2017, from passing the Industrial Disputes Amendment Bill in 1954 to the New Delhi International Arbitration Center Bill in 2019, from clearing the Andhra State Bill in 1953 to the Jammu Kashmir Reorganization Bill in 2019, from passage of the All India Institute of Medical Sciences Bill in 1955 to the National Medical Council Bill in 2019, from setting up of the University Grants Commission in 1954 to empowering the children with the right to free and compulsory education in 2009, and passing the Preventive Detention Second Amendment Bill in 1952 to the Unlawful Activities Prevention Amendment Bill in 2019. This August House has played a significant role in addressing the challenges faced besides meeting the requirements of the nation from time to time. But we still have miles to go and make up for the time lost and opportunities missed, and in particular about the functioning of this August House. राज्यसभा के पहले सत्र की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तब से लेकर उच्च सदन के लिए अब तक कुल 2,282 सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें 208 महिलाएं और 137 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा में महिला सदस्यों की भागीदारी 1952 में 15 थी, जो साल 2014 में बढ़कर 31 हो गई। कार्यकाल के लिहाज से बात करें तो सबसे अधिक 7 बार डॉक्टर महेंद्र प्रसाद राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वहीं 6 बार राज्यसभा के सदस्य बनने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत 5 सदस्य हैं, जबकि 5वीं बार चुने गए सदस्यों में गुलाम नबी आजाद, A.K. एंटनी, अहमद पटेल और अंबिका सोनी शामिल हैं। 11 सदस्य ऐसे हैं जो 5 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी हैं। वहीं 45 सदस्य ऐसे हैं जो 4थी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इनमें वर्तमान सभापति M. वेंकैया नायडू भी शामिल हैं। लोकसभा भंग होने के चलते राज्यसभा ने अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए मंजूरी दी है। पहली बार 1977 में तमिलनाडु और नागालैंड में और इसके बाद 1991 में
हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की अवधि को सिर्फ राज्यसभा की मंजूरी से आगे बढ़ाया गया था। इसी तरह किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में अब तक सिर्फ एक स्वीकार किया गया है। राज्यसभा ने अब तक अपने 3 सदस्यों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है। राज्यसभा के 67 साल के इतिहास में अब तक एक बार ही सदन के पीठासीन अधिकारी को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने का मौका मिला है। साल 1991 में जब दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अध्यादेश को खारिज करने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबर वोट पड़े, तब राज्यसभा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के रूप में M.A. बेबी को मतदान करना पड़ा था। इसके साथ ही ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे देश की शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है। संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं राज्यसभा की संरचना को। राज्यसभा यानी उच्च सदन यानी दूसरा सदन, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्यसभा का गठन 3 मई 1952 को हुआ था। वहीं राज्यसभा नाम की घोषणा 23 अगस्त 1954 को की गई। भारत में दूसरे सदन की शुरुआत 1918 के मोंटेक चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में पहली बार दूसरा सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स अस्तित्व में आया, जिसका गवर्नर जनरल पदेन अध्यक्ष होता था। संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसने 1950 तक केंद्रीय विधानमंडल के रूप में काम किया। इस संविधान सभा को आगे चलकर अनंतिम संसद कहा गया। 1952 से पहले लोकसभा चुनाव तक ये एक सदनी रहा, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधताओं भरे देश के लिए 2 सदनों की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में दूसरे सदन यानी राज्यसभा का सृजन किया गया। राज्यसभा का गठन संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है। हमारे देश में क्योंकि हमारा कानून जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है। संघीय ढांचे की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा जो है उसमें जनप्रतिनिधि डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। जब हमारी संविधान सभा में इस विषय पर विचार हुआ तो संविधान सभा ने ये सोचा कि हमारे स्टेट्स की ओर से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो इसलिए उस समय राज्यसभा का गठन किया गया। हालांकि उस समय भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे उनमें मतभेद था कि बाईकैमरल हो या केवल लोकसभा हो। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन किया गया है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए, उनमें उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, दिवालिया या पागल घोषित ना हो, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्यसभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है। इस हाउस के विशेष कुछ अधिकार होते हैं। एक ये है कि आर्टिकल 246 के अंदर अगर 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो पार्लियामेंट स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। वही मंत्री संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं। इस संबंध में संविधान सभाओं के बीच कोई भेद नहीं करता। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वो उसी सभा में मत देने का हकदार होता है जिसका वो सदस्य है। राज्यसभा को राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल के अलावा राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा संघ और राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का अनुग्रह कर सकती है। किसी भी गैर वित्तीय बिल को राज्यसभा द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया गया हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा ने रचनात्मक और प्रभावी भूमिका निभाई है। विधायी क्षेत्र और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के मामले में इसका कार्य निष्पादन काफी अहम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।